नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अभी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज अपने चर्चा करने वाले हैं साइंस का एक शानदार टॉपिक, उत्सर्जन तंत्र। जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके अंदर उत्सर्जन में से एक आध क्वेश्चन हमें जरूर देखने को मिलता है, चाहे वो आपकी राजस्थान की भर्तियां हो या आने वाली जो सेंटर की वैकेंसियां है एसएससी जीडी वगैरह। इनके अंदर भी क्या है, आपकी जनरल साइंस का टॉपिक है, काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज अपने चर्चा करेंगे उत्सर्जन के ऊपर। सबसे पहले बात करें, उत्सर्जन का मतलब क्या है। उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर करना, उत्सर्जित करना। क्या करते हैं वे अपने उत्सर्जित, क्योंकि मनुष्य जब भी क्या है भोजन ग्रहण करता है तो भोजन के अंदर ठोस पदार्थ और तरल पदार्थों का सेवन करता है, जिसमें से ठोस पदार्थों को आपका शरीर से बाहर करने का काम कौन करता है, ये हमने पाचन के अंदर पढ़ दिया है, मलाशय के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा जो भी आपके शरीर के अंदर अतिरिक्त तरल पदार्थ हैं या फिर आपके जो खून है उसकी सफाई करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, हमारी किडनी के माध्यम से किया जाता है। ये जो पूरा एक सिस्टम की तरह काम करता है, इसलिए इसको अपने बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो सबसे पहले उत्सर्जन का क्या मतलब है, क्या हो गया अभी। उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करना, बाहर करना। अपशिष्ट का मतलब जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, शरीर के अंदर अब इनका कोई काम नहीं है, उन पदार्थों को शरीर से बाहर करने की जो क्रिया क्या है वो हमारी उत्सर्जन कहलाती है। और इसके अंदर जो भी अंग शामिल होते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करने के लिए जो भी अंग हमारे शरीर के अंदर काम करते हैं उनको अपने बोलते हैं उत्सर्जी अंग। इस प्रक्रिया में जो भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्सर्जी अंग। कौन कौन से होते हैं भी उत्सर्जी अंग। तो सबसे पहले आपको इन पांचों के नाम याद रखने हैं। पांच आपके मुख्य उत्सर्जी अंग हैं। सबसे पहला है आपका त्वचा, उसके बाद आपकी बड़ी आंत, उसके बाद फेफड़े, फिर है आपका यकृत, और सबसे अंतिम में आपका मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क यानी कि आपकी किडनी। और आज अपने इस किडनी के ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इन पांचों अंगों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन पांचों अंगों के बारे में क्या है आपको पता होना चाहिए। त्वचा, त्वचा के माध्यम से अपने किसका उत्सर्जन करते हैं अभी, त्वचा के माध्यम से अपने पसीना। इसके अलावा सीबम, सीबम एक प्रकार से चिकना तेल या पदार्थ होता है। जब आप सुबह उठकर देख लेना, आप आपकी जो नाक के ऊपर की ये त्वचा है ना, यहाँ से सीबम निकलता है, थोड़ा सा चिकना तेल या पदार्थ होता है पसीना। इसके अलावा पसीने के साथ क्या निकलता है अभी, आपका अन्य शेयर, ठीक है, यानी कि नमक। दूसरा आपकी बड़ी आंत, बड़ी आंत क्या करती है, आपका अनपचा भोजन, अनपचा भोजन जिसको अपने क्या बोलते हैं, काइल। इसको शरीर से बाहर करने का काम कौन करती है अभी, हमारा बड़ी आंत से जुड़ा हुआ मलाशय रेक्टम के माध्यम से अनपचित भोजन यानी काइल को बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद आता है आपके फेफड़े। फेफड़ों के द्वारा किसका उत्सर्जन किया जाता है, तो CO2। श्वसन के अंदर अपनों ने पढ़ा है, क्योंकि रक्त का शुद्धिकरण करने का काम कौन करता है, हमारे फेफड़े करते हैं अभी। ये रक्त के अंदर ऑक्सीजन को मिलाते हैं और उनसे CO2 को लेकर वापस शरीर से बाहर छोड़ते हैं। इसके अलावा वाष्प, वाष्प यानी कि आपकी जलवाष्प, सर्दियों के दिनों में आपने देखा होगा हमारे मुंह से क्या है, भाप निकलती है। इसके अलावा एक और याद रख लेना, बलगम। जब क्या आपके फेफड़ों के अंदर संक्रमण हो जाता है तब एक गम बाहर निकलता है जिसको अपने क्या बोलते हैं, बलगम। विशेष तौर पर जब आपको खांसी जुकाम हो उस कंडीशन के अंदर। अगला है आपका यकृत। यकृत उत्सर्जन के अंदर किस प्रकार से भाग लेता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो अमोनिया है
उसको परिवर्तित करता है यूरिया के अंदर। किसके अंदर परिवर्तित करता है? यूरिया के अंदर। क्योंकि आपको पता है अपने भोजन के अंदर क्या ग्रहण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, इसके अलावा प्रोटीन। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या ग्रहण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इसके अलावा वसा, और फिर आता है आपका प्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या क्या आते हैं भी? कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपका कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। इसी प्रकार जो वसा की आपकी योगी है कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। लेकिन प्रोटीन के अंदर आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर व फास्फोट, ये सभी प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं। तो इसलिए प्रोटीन का जो पाचन है हमारे शरीर के अंदर सबसे अंतिम होता है। सबसे पहले पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का, फिर होता है वसा का, और सबसे अंतिम होता है प्रोटीन का। क्योंकि प्रोटीन का उपापचय सबसे मुश्किल है। यहाँ पर क्या है आपकी नाइट्रोजन के यौगिक पाए जाते हैं। और अमोनिया क्या क्या होता है भी? NH3। अमोनिया क्या होता है? नाइट्रोजन का एक यौगिक होता है जो कि बहुत ही विषाक्त पदार्थ है, यानी जहरीला पदार्थ है। और इसके अंदर क्या है? तीव्र गंध आती है। इस अमोनिया को कम विषाक्त पदार्थ यानी यूरिया में बदलने का काम कौन करता है? हमारा यकृत करता है। तो ये बात आपको क्या है ध्यान में रखनी है। तो यूरिया का निर्माण कहां पर होगा? यकृत के अंदर होगा। वो आपके अमोनिया जो कि बहुत ज्यादा जहरीला पदार्थ है उसको यूरिया के अंदर बदल देता है। कौन से चक्कर के माध्यम से बदलता है? तो याद रख लेना, आर्निथिन चक्कर के माध्यम से। आर्निथिन चक्कर, इसके बारे में हमें यहां पर नहीं पढ़ना है, बस नाम याद रख लेना। अमोनिया को यकृत जब यूरिया में बदलता है तब एक चक्कर चलता है जिसको अपने बोलते हैं आर्निथिन चक्कर। तो इस प्रकार से यूरिया का निर्माण करता कौन है? यकृत। लेकिन यूरिया को, जो कि एक कम जहरीला पदार्थ है, उसको शरीर से बाहर कौन करता है? यूरिया को शरीर से बाहर कौन करता है? आपका वृक्क यानी कि किडनी, जिसको अपने उर्दू के अंदर गुर्दे भी बोलते हैं। वो बाहर कौन करता है? आपका करता है वृक्क, यानी कि आपकी किडनी। तो यहां पर आपके दो प्रश्न बन गए। यूरिया का निर्माण कौन करेगा? आपका यकृत, आर्निथिन चक्कर के माध्यम से। लेकिन यूरिया को शरीर से बाहर स्त्रावित कौन करेगा? वो करेगी आपकी किडनी। और मनुष्य के अंदर जो आपका मुख्य उत्सर्जी अंग है वो भी क्या कहलाता है? आपका किडनी कहलाती है। वैसे ये सभी त्वचा, बढ़िया, फेफड़े और यकृत ये भी क्या है? उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं। इसलिए इनको अपने क्या बोलते हैं? उत्सर्जी अंग। 5 है आपके मुख्य मुख्य याद करने हैं, लेकिन सबसे जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो क्या है आपका? वो है आपका वृक्क यानी कि किडनी, मुख्य उत्सर्जी अंग। और यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, कई बार बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं भी। जो फेफड़े हैं ये क्या करते हैं? रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। फेफड़ों द्वारा क्या है? रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, जबकि किडनी द्वारा क्या है? रक्त को छाना जाता है भी। किडनी क्या करती है? रक्त को छानती है। लेकिन रक्त का शुद्धिकरण कौन करती है भी? फेफड़े। रक्त का शुद्धिकरण, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना आप। शुद्धिकरण का मतलब है रक्त के अंदर ऑक्सीजन को मिलाना और CO2 को बाहर करना। लेकिन रक्त को छानने का काम कौन करेगी? रक्त के अंदर जो गंदगी मौजूद है उसको छानने का काम करती है हमारी किडनी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। अब क्या है, कई बार क्या है परीक्षा के अंदर सीधा प्रश्न आता है अभी, जो अलग अलग आपके, जो आपने किताबों के अंदर पढ़ा भी होगा, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं उनके अंदर कौन कौन सा, मतलब भी कोशिकाओं का आपसे क्या है नाम पूछा जाता है कि कौन कौन से आपके जो है जीव हैं, उनके अंदर कौन सी कोशिकाएं हैं जो उत्सर्जन की क्रिया के अंदर भाग लेती हैं, उनके बारे में अपने को पढ़ना है। तो आप लिख लीजिए थोड़ा सा, उत्सर्जी अंग। कई बार सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है उत्सर्जी अंग, जैसे आपका मानव, मानव के अंदर आपका मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? आपकी किडनी है जी। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर क्या पाई जाती है अभी? उत्सर्जी अंग पूछा जाएगा, मेल पी की नलिकाएं पाई जाती है, जिनके द्वारा क्या है
उत्सर्जन का काम क्या है आपका किया जाता है। कौन सी कोशिकाएं आपकी? मेल पिगी। इसी प्रकार से एक आपका जीव आता है एस्केरिस, जो क्या है आपका कर्मी है, यानी कि एक प्रकार का कीड़ा। इसके अंदर एच आकार की रेनेट कोशिकाएं पाई जाती है। रेनेट, एच आकार की, ये नाम काफी बार पूछा जाता है, रेनेट कोशिकाएं। तो आपका जो मानव है उसके अंदर क्या पाई जाएगी भी? इसी प्रकार से कुछ जैसे आपके कीट हो गए, मोलस्का हो गया, एक केंचुए के बारे में भी काफी बार पूछा जाता है भी, तो केंचुए का भी आप याद रख लेना। केंचुआ, केंचुए के बारे में क्या है, काफी बार पूछा जाता है। क्लोरोगोगेन कोशिकाएं। इसी प्रकार जो आपके कीट वगैरह हैं, छोटे कीट पतंगे हैं, उनके अंदर पाई जाती है एंटीनरी ग्रंथियां, या फिर जिनको अपने ग्रीन ग्रंथियां भी बोलते हैं, ग्रीन ग्रंथियां। इनके बस आपको क्या है, नाम याद रखने हैं। परीक्षा के अंदर सीधा पूछा जाएगा भी कॉकरोच के अंदर मुख्य उत्सर्जन क्या है, वहां पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे आपको रेनेट कोशिकाएं, मेलपिगी नलिकाएं हो गया, क्लोरोगोगेन कोशिकाएं होगी। अगर आपको याद होगा तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। इसी प्रकार से आपके मोलस्का, जिन मोलस्का जैसे आपके सीपी हो गया, घोंगा हो गया, जी ये एक प्रकार से क्या आपके समुद्री जीव है, जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है, कवच पाया जाता है। इनके अंदर जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वो होता है केब्बर का अंग, केब्बर का अंग। तो ये सभी नाम क्या है भी आपको याद रखने हैं, एक बार पढ़ते याद हो जाएगा। मानव के अंदर किडनी, कॉकरोच के अंदर मेलपिगी नलिकाएं, इसी प्रकार से आपका जो एस्केरिस है उसके अंदर क्या हो जाएगी, आपकी रेनेट कोशिकाएं हो जाएगी। मोलस्का के अंदर आपका केब्बर का अंग, कीटों के अंदर आपका एंटीनरी या फिर ग्रीन ग्रंथियां जिनको अपने बोल सकते हैं। इसी प्रकार से एक और याद रखना चाहो तो आपका जो चपटे कर्मी है उसके अंदर ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक और देख लो भी, आपके जो चपटे कर्मी, ये भी क्या है, आपके कीट है, इनके अंदर पाई जाती हैं भी ज्वाला सेल्स, यानी कि ज्वाला कोशिकाएं। तो ये सभी बातें क्या है आपको याद रखनी है। अब अपने पढ़ते हैं भी, क्योंकि हमने चर्चा कर लिया है कि जो अमोनिया है बहुत ही ज्यादा विषाक्त पदार्थ है, और मानव के अंदर क्या है, डायरेक्ट अमोनिया का उत्सर्जन नहीं किया जाता, अमोनिया को आपका यकृत यूरिया के अंदर बदलता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, सीधा ही अमोनिया का उत्सर्जन कर देते हैं। तो उसके आधार पर आपसे पूछा जाता है, यानी नाइट्रोजन युक्त यौगिक के आधार पर क्या है, जीवों को 3 वर्गों के अंदर बांटा गया है। जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है उनको शरीर से बाहर करने की जो क्रिया है उसके आधार पर जीवों को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक आता है आपका एमिनोटेलिक, एमिनोटेलिक, एमिनो का मतलब अमोनिया, टेली का मतलब शरीर से बाहर करना, एमिनोटेलिक। दूसरा आता है आपका यूरिकोटेलिक, और सबसे लास्ट तीसरा आता है आपका यूरियोटेलिक, यानी जिसके अंदर क्या है आपका, यूरियोटेलिक का मतलब है यूरिया का उत्सर्जन किया जाएगा। इसी प्रकार से यूरिकोटेलिक, ये नाम याद रखना है, इतना ही फर्क है, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक का मतलब है यूरिक एसिड, यानी कि यूरिक अम्ल का उत्सर्जन। इसी प्रकार से एमिनोटेलिक का मतलब है यहां पर क्या किया जाएगा, आपका अमोनिया का उत्सर्जन किया जाता है, अमोनिया का उत्सर्जन। तो अमोनिया का जो उत्सर्जन है उसके लिए क्या है, हमें बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए क्या, जो जितने भी आपके जलीय जीव हैं, जलीय जीव है, उनके अंदर क्या है, अमोनिया को सीधे उत्सर्जित किया कर दिया जाता है। जलीय जीव यानी कि आपकी मछलियां, मछलियां, इनके अंदर क्या है आपका, सीधा अमोनिया का उत्सर्जन कर दिया जाता है। इसी प्रकार जो आपका यूरिक अम्ल है, इसके अंदर आते हैं आपके सभी सरीसृप, रेप्टाइल्स जिनको अपने बोलते हैं, रेंगने वाले जीव, जैसे सांप हो गया, इस प्रकार के जीव। इनके अंदर यूरिक एसिड का मतलब है ये एक प्रकार से क्या है, कठोर पदार्थ का स्रावण करेंगे,
जिसके अंदर पानी की बहुत सूक्ष्म मात्रा होगी। अपने अंदर मानव के अंदर क्या है, प्रक्रिया अलग है। ठोस पदार्थों का श्रवण अलग होता है और तरल पदार्थों का श्रवण क्या है, अलग होता है। जैसे आपका सरीसृप, इसके अलावा आपके जितने भी पक्षी हैं उनके अंदर रेंगने वाले जीव और आपके पक्षी, इसी के अलावा आपके जो कीट वर्ग है वो भी किसके अंदर आता है, आपका यूरिकोटेलिक के अंदर आता है। और यूरिया, इसके अंदर आते हैं आपके सभी स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव, जिसके अंदर आपका मानव और आपके पशु वगैरह हैं, इनके अंदर क्या है, यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है। अब आपको यहां पर एक और मुख्य मुख्य उदाहरण आपको थोड़ा सा क्या है, ध्यान में रखना है। जैसे आपका केंचुआ है, केंचुआ के अंदर क्या है, अमोनिया का भी उत्सर्जन किया जाता है, ठीक है, यूरिया का भी उत्सर्जन किया जाता है, ये तीनों के अंदर ही आता है। इसी प्रकार से जैसे आपका मेंढक है, मेंढक का जो लार्वा होता है, मेंढक का टेडपोल लार्वा, ये क्या है, पानी के अंदर रहता है, तो ये किसका उत्सर्जन करता है, अमोनिया का। अगर आपको नाम दिया जाए टेडपोल लार्वा द्वारा किसका उत्सर्जन किया जाएगा, तो अमोनिया का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मेंढक, तो मेंढक किसका करता है, अभी मेंढक करता है यूरिया का उत्सर्जन, तो मेंढक इन दोनों के अंदर आ जाएगा। यहां पर बात हो रही है वयस्क मेंढक की, क्योंकि मेंढक क्या है, आपका उभयचर जीव है, जो पानी के ऊपर भी रहता है और क्या है, पृथ्वी के ऊपर भी रहता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो मानव किसके अंदर आएगा, आपका यूरियोटेलिक। चलिए भी, ये बात होगी हमारी भी कौन से किस वर्ग के अंदर आएंगे, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों के आधार पर। अब अपने भी बात करते हैं, वे जो मानव है उसके अंदर मुख्य अंग क्या है, आपका किडनी। तो अब हमें पढ़ना है वर्ग के ऊपर, वर्ग। चलिए, सबसे पहले बात आती है जो हमारी किडनी है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, आपकी कोशिका होती है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई, चाहे वो क्या है, आपकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। उसी प्रकार जो आपकी किडनी है उसकी वह संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, इसको क्या बोलेंगे भी, इसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, इसको बोलते हैं अपने नेफ्रॉन। सबसे पहला प्रश्न, वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, आपकी नेफ्रॉन। और मानव शरीर के अंदर किडनी की संख्या कितनी होती है, अभी मानव शरीर के अंदर क्या है, सभी जो अंग है वो जोड़ों के रूप में है, तो संख्या कितनी हो जाएगी, एक जोड़ी, यानी कि 2 किडनियां मौजूद होती है। और एक किडनी के अंदर लगभग 5 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, तो 2 के अंदर कितने हो जाएंगे, ये औसत वैल्यू है, आपको औसत वैल्यू ही याद रखनी है। तो मानव शरीर के अंदर जो किडनी है उसकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। और किडनी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। एक किडनी के अंदर लगभग 5 लाख नेफ्रॉन पाई जाती है, तो दोनों किडनियों के अंदर इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, आपकी 10 लाख। अब बात करें इसकी आकृति की भी, आकार, आकार जो होता है बिल्कुल छोटा होता है, भी सेम के बीज के समान होता है, सेम के बीज के समान। ये कुछ तथ्यात्मक प्रश्न है जो क्या है, आपको याद होनी चाहिए। अगर अपने इसके रंग की बात करें तो रंग कैसा होता है भी इसका, गहरा भूरा रंग होता है, गहरा भूरा रंग क्या होता है, हमारी किडनी का होता है। वजन की अगर अपनी बात करें तो लगभग 140 ग्राम, कितना वजन होगा, 140 ग्राम क्या है, हमारी किडनी के अंदर क्या है, वजन पाया जाता है। इसके अलावा ये तो हो गया क्या है, आकार। अगर आकृति भी अगर आपसे पूछे तो याद रख लेना भी, 12 सेमी इंटू 5 सेमी इंटू 3 सेमी। हालांकि इसके बारे में नहीं पूछेगा, यह आयतन होता है, लंबाई चौड़ाई और मोटाई, लेकिन फिर भी आपको बता दिया है मैंने। तो सबसे पहले किडनी क्या है, मानव का मुख्य उत्सर्जन, मानव शरीर का
मुख्य उत्सर्जी अंग, मुख्य उत्सर्जी अंग। वैसे तो 5 है, लेकिन किडनी क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाएगी आपकी, नेफ्रॉन। संख्या किडनी की कितनी पाई जाती है, एक जोड़ी यानी कि 2। अगर एक किडनी खराब हो जाए तब भी क्या है, हमारा काम चल सकता है भी। ठीक है, एक किडनी के अंदर लगभग 5 लाख नेफ्रॉन्स पाई जाती है। तो दोनों किडनियों के अंदर इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 10 लाख। आकार क्या होगा, सेम के बीज के समान। रंग जो होता है वो गहरा भूरा रंग होता है, और वजन कितना होता है, 140 ग्राम। अब बात करें भी इसका मुख्य काम क्या होता है, कार्य। इसके जो कार्य हैं वो क्या कहे हैं, कार्य। तो सबसे पहला काम क्या है, रक्त को छानना। यानी हमारे रक्त के अंदर जो गंदगियां हैं उनको साफ करने का काम कौन करती है, हमारी किडनी करती है। रक्त की सफाई, ये मैं आपको बता चुका हूं। रक्त की सफाई करेगी किडनी, लेकिन शुद्धिकरण कौन करेगा, फेफड़े। इसके अलावा इसका जो मुख्य काम होता है वो होता है आपका एसिड एंड बेस, या इसको मैं यूं बोलूं पीएच। पीएच के बारे में आपने सुना होगा। पीएच स्केल किसने बताया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, जिसमें से 0 से 6.9 तक जब अगर मान आता है, पीएच स्केल तैयार किया था, तो वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। 7 आपका उदासीन होता है, और 7.1 से लेकर 14 के बीच अगर मान आता है, वो हो जाता है आपका क्षारीय हो जाता है। तो शरीर के अंदर जो पीएच नियंत्रण का काम है वो कौन करती है, अभी हमारी किडनी करती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसका और मुख्य काम क्या होता है भी, इसका जो मुख्य काम होता है जहर को निष्क्रिय करना। जहर को निष्क्रिय करना। इसलिए कई बार परीक्षा के अंदर क्या है, प्रश्न आता है भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जहर उसको जहर दिया गया है या कुछ और देकर उसकी मृत्यु की गई है, तो उसकी जांच के लिए किसकी जांच की जाती है, यकृत की जांच की जाती है। क्योंकि यकृत की जो सेल है, कुफर सेल, वो नष्ट हो जाती है। किडनी के अंदर तो पता ही नहीं चलेगा, किडनी तो क्या है आपकी, जहर को क्या है, स्वयं निष्क्रिय कर देती है। हालांकि प्रभाव जरूर पड़ता है। तो सबसे मुख्य काम रक्त को छानना, यानी रक्त की सफाई करना। इसके अलावा पीएच नियंत्रण का ये काम करती है, और जहर को निष्क्रिय करने का काम करती है। अब आपने किडनी के बारे में आप जानते ही हो, इस प्रकार से कुछ संरचना पाई जाती है भी। इस प्रकार से ये क्या है, हमारी नेफ्रॉन है। क्या है, नेफ्रॉन है, जिनकी संख्या कितनी होती है एक किडनी के अंदर, लगभग 5 लाख। तो इसका जो बाह्य भाग होता है, ये वाला भाग, इसको अपने बोलते हैं भी कोर्टेक्स। कोर्टेक्स नाम याद रखने हैं। और जो आंतरिक भाग होता है उसको अपने बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं, मेडुला। ये लीजिए। और किडनी के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है। जैसे अब उन्होंने जब हृदय के बारे में पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था, जो आपके हृदय के बाहर झिल्ली पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं अभी, कार्डियक झिल्ली। इसी प्रकार जब अपनों ने फेफड़ों के बारे में पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था, जो फेफड़ों की बाहर की झिल्ली है, आजकल के इनके बारे में नाम काफी बार प्रश्न पूछा जाता है, उसको बोलते हैं अपने प्लूरा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर भी आपको याद रखना है, जो आपकी किडनी की बाहर की झिल्ली है उसको क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। कौन सी झिल्ली बोलते हैं, पेरिटोनियम झिल्ली। ये बस आपको क्या थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाह्य भाग को कोर्टेक्स, आंतरिक भाग को बोलते हैं मेडुला। और जो इसका प्रवेश द्वार होता है, प्रवेश द्वार, क्योंकि इसके अंदर क्या है, रेनल नामक कोशिकाएं पाई जाती है, इसलिए इसको अपने क्या बोलेंगे, रेनल हाइलम। प्रवेश द्वार को क्या बोलते हैं, रेनल हाइलम। जहां पर क्या है आपकी सर्वाधिक अमोनिया की मात्रा पाई जाती है। यानी मानव शरीर के अंदर अगर आपसे पूछ ले भी जो किडनी का प्रवेश द्वार है, तो उसे अपने क्या बोलते हैं, रेनल हाइलम। और सर्वाधिक मानव शरीर के अंदर अमोनिया की मात्रा या फिर सांद्रता कहां पर पाई जाएगी, तो रेनल हाइलम, जो आपकी किडनी का प्रवेश द्वार है, वहां पर पाई जाती है। ठीक है, ये इतनी बातें क्या है आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। चलिए जी,
इसके जो मुख्य काम है उनके बारे में पढ़ लिया, झिल्ली के बारे में पढ़ लिया, पीएच नियंत्रण का काम करेगी। अब अपनी बात करते हैं अभी। आपने देखा होगा छोटी क्लासों के अंदर आपकी जो किडनी है वो किस प्रकार से होती है अभी। ये लीजिए, ये जो आपकी किडनियां हैं ये किससे जुड़ी होती है अभी। ये क्या है आपकी किडनी, कौन सी, बाईं, और इस साइड वाली आपकी किडनी हो जाएगी दाईं। तो यहां पर एक बात आपको थोड़ी सी और ध्यान में रखनी है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। जो आपकी दाईं तरफ की किडनी होती है ना, जो आपकी दाईं तरफ की किडनी होती है वो क्या है, आकार में छोटी होती है। यानी आपकी जो बाईं किडनी है वो आकार में दाईं किडनी से क्या है, बड़ी होगी भी। लिख देता हूं यहां पर आकार। कारण क्या होता है अभी, कारण ये होता है जो आपकी दाईं किडनी है इसके ऊपर आपका यकृत पाया जाता है। इसके ऊपर क्या पाया जाता है, आपका यकृत। और जो आपकी बाईं किडनी होती है उसके ऊपर क्या पाया जाता है, इसके ऊपर पाई जाती है आपकी अधिवृक्क ग्रंथि। तो ये भी थोड़ा सा क्या है ध्यान में रख लेना। जो आपकी बाईं किडनी है उसके ऊपर पाई जाती है आपकी अधिवृक्क ग्रंथि, और जो दाईं किडनी होती है उसके ऊपर आपका यकृत पाया जाता है। इस वजह से आपकी क्या है, दाईं किडनी का जो आकार है वो थोड़ा सा क्या है, छोटा होगा। ये देख सकते हो आप यहाँ पर, ये देखिए, ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो किडनी की संख्या कितनी है मैंने आपको बता चुका हूं, दो। किडनी आपकी किससे जुड़ी होती है, आपकी मूत्र वाहिनी से। ये भी क्या है, एक जोड़ी में होती है, यानी इनकी संख्या भी कितनी हो जाएगी भी, दो हो जाएगी। इसके बाद इसकी अगर लंबाई की बात करें तो लगभग 20 से 25 सेमी होती है। मूत्र वाहिनी कहां पर खुलती है, आपके मूत्राशय में, जिसको अपने यूरिनरी ब्लैडर भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी याद रख लेना, यूरिनरी ब्लैडर। और जो ये क्या करता है, आपके मूत्र को स्टोर करने का काम करता है। और जैसे ही हमारे मस्तिष्क से इसको सिग्नल मिलेगा तब क्या है, अपने मूत्र का विसर्जन कर देते हैं। और ये आगे जिसका अंतिम जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, अपने मूत्र मार्ग, इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूरेथ्रा। थ्रो करना यानी कि बाहर फेंकना। मूत्र मार्ग जो है इसकी भी आप थोड़ी सी क्या लंबाई ध्यान में रख लेना। नर के अंदर इसकी लंबाई जो है मूत्र मार्ग की वो लगभग 20 सेमी के आसपास होती है, लेकिन मादाओं के अंदर इसकी लंबाई लगभग 4 सेमी के आसपास ही होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी किडनी, जो हमारी दाईं किडनी है वो क्या है, आकार के अंदर बाईं किडनी से थोड़ी छोटी होती है। आपकी किडनी आगे किससे जुड़ेगी, मूत्रवाहिनी से, जो एक जोड़ी के अंदर पाई जाएगी। और मूत्रवाहिनी खुलेगी मूत्राशय में, और मूत्राशय आपका मूत्र मार्ग के द्वारा क्या है, मूत्र को बाहर कर दिया जाएगा। चलिए भी अब पढ़ते हैं अपने किडनी, इसकी जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर अपने बात करते हैं। किडनी, किडनी के अंदर मैं आपको बता चुका हूं इसकी जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के आपको कई बार क्या है भाग पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि आपकी किडनी क्या करती है अभी, पेशाब के माध्यम से यूरिया को बाहर करने का काम करती है। यानी मूत्र का निर्माण कहां पर होता है, आपकी किडनी के माध्यम से किया जाता है। रक्त को छान लिया जाता है और जो आपके अपशिष्ट पदार्थ है उनको मूत्र के माध्यम से बाहर किया जाता है। नेफ्रॉन, इसका जो सबसे पहला भाग है उसे अपने क्या बोलते हैं अभी, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के जस्ट बाद में आता है आपका, चाहे आप बोमेन संपुट बोल लो या फिर बोमेन कैप्सूल भी आप बोल सकते हो। इसके बाद आपका पीसीटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। और इन दोनों को अपने सम्मिलित रूप से
वृक नलिका भी बोल सकते हैं, वृक नलिकाएं। ठीक है, इन दोनों को अपने सम्मिलित रूप से वृक नलिकाएं भी बोल सकते हैं। इसके बाद आता है आपका हेनले का लूप, हेनले का लूप, और सबसे अंतिम जो होता है आपका डीसीटी। पीसीटी का मतलब होता है प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, और डीसीटी क्या हो जाएगा आपका दूरस्थ दूरस्थ कुंडलित नलिका, जो कि कहां पर जाके खुलेगी, सबसे अंतिम रूप से आपकी संग्राहक नलिका में, संग्राहक नलिका, संग्राहक नलिका के अंदर जाकर खुलती है, जहां पर आपका मूत्र का निर्माण किया जाता है और मूत्र को क्या है शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो आपकी जो नेफ्रॉन है उसके अंदर सबसे पहले क्या पाई जाती है, अभी थोड़ा सा अपने चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये अभी आपको क्या है, ये नाम इनका क्रम थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, आप पूछ सकता है आपसे। तो नेफ्रॉन के अंदर सबसे पहले आपका ग्लोमेरुलस, उसके बाद आपका बोमेन संपुट, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका, जो कि खुलता है आपकी संग्राहक नलिका में। आपको चित्र के माध्यम से अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा, देखिए भी। इस प्रकार से ये लीजिए, सबसे पहले इसके अंदर एक धमनी आएगी जिसे अपने बोलेंगे अभिवाही धमनी। ये क्या करती है, इसको रक्त को नेफ्रॉन के अंदर लेकर आती है, और इससे जो बाहर जाने वाली धमनी है वो होती है अपवाही धमनी, जो कि रक्त को क्या है आपकी किडनी से बाहर ले जाने का काम करेगी। यहां पर आपको जो ये गुच्छे नुमा आकृति दिखाई दे रही है, इसको अपने बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। और उसके नीचे वाला ये वाला जो भाग है, इसको अपने बोलते हैं बोमेन कैप्सूल या फिर संपुट, बोमेन कैप्सूल या फिर संपुट। ये वाली जो कुंडली नुमा भाग है, इसको अपने बोलते हैं पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका। और इसके बाद जो उल्ट ये आपका यू नुमा आकृति दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं हेनले का लूप, हेनले का लूप। और ये वाला भाग आपका डीसीटी, दूरस्थ कुंडलित नलिका। और सबसे अंतिम है आपकी संग्राहक नलिका। बिल्कुल आसान है विरक्त, किडनी को पढ़ना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले क्या होगा भी, आपकी अभिवाही धमनी क्या है, रक्त को कहां लेकर आएगी, आपकी किडनी के पास, जहां पर आपकी नेफ्रॉन के अंदर ये लाखों सारी नेफ्रॉन है, सभी क्रियाएं एक साथ चलती है भी। यहां पर सबसे पहले रक्त किसके पास आएगा, ग्लोमेरुलस, जो कि गुच्छनुमा आकृति है। यहां पर क्या किया जाएगा, निस्यंदन किया जाएगा। निस्यंदन, निस्यंदन का मतलब होता है छानना। सबसे पहले ग्लोमेरुलस क्या करेगा, रक्त को छानने का काम करेगा। उसके बाद जो आपका रक्त है वो आएगा बोमेन कैप्सूल के पास। बोमेन कैप्सूल का काम होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसके अंदर क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको हिंदी में अपने बोलते हैं परानिस्यंदन, परानिस्यंदन व पुनर्वशोषण। यानी जो आपका ग्लोमेरुलस है वो क्या करता है, पूरे रक्त को छान देता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं छोड़ता है। लेकिन जो आपका बोमेन संपुट है, इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, परानिस्यंदन का काम करते हैं। जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, जिनको क्या है ग्लोमेरुलस ने छान कर अलग कर दिया है, उनको अवशोषित करने का काम कौन करता है, आपका बोमेन संपुट। यहां से इसके बाद क्या है, इनका अवशोषण होता है पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका, इसके अंदर भी क्या है अवशोषण का काम होगा। हेनले के लूप के अंदर भी अवशोषण का काम होगा, और डीसीटी के अंदर भी क्या है आपके अवशोषण का काम होता है।
ये एक पूरी प्रक्रिया के रूप में चलता है। सबसे पहले आता है ग्लोमेरुलस, जो क्या करता है आपका निस्यंदन। फिर आपका जो बोमेन कैप्सूल है, इसके अंदर कई बार क्या है आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है, फिल्ट्रेशन रेट पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। 10 mmHg, ठीक है, 10 mmHg पर रेट है ये एक बार में। और पूरे दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर लगभग 180 लीटर रक्त को छानता है ये, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। क्या? बोमिन संपुट। तो ग्लोमेरुलस निस्यंदन का काम करेगा, इसके बाद परा निस्यंदन और पुनः अवशोषण की प्रक्रिया वो क्या है हमारी चालू हो जाएगी। जैसे ही रक्त ग्लोमेरुलस और बोमिन संपुट के बाद आपका किसके पास जाएगा? पीसीटी के पास जाएगा। यहां पर भी क्या है? पुनः अवशोषण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण का मतलब है रक्त में मौजूद जिन पदार्थों को छाना है उसमें से कुछ आवश्यक पदार्थ है जिनका शरीर क्या है, यहां पर ये क्या है आपकी जो नेफ्रॉन है, इसके बाहर एक जालीनुमा संरचना पाई जाती है भी। यहां पर पुनः अवशोषण किया जाता है, जिस प्रक्रिया को अपने अपोहन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपोहन। जहां पर जल, इसके अलावा आपके जो लवण है सोडियम, इनका क्या है पीसीटी के द्वारा क्या है अवशोषण किया जाता है। जो आवश्यक पोषक पदार्थ हैं, आपके जो सभी आवश्यक पोषक पदार्थ जैसे आपके खनिज तत्व वगैरह हो गए, उनका अवशोषण किया जाता है। आवश्यक पोषक तत्वों को क्या है अवशोषण किया जाता है। इसके बाद जैसे ही आपका हेनले का लूप है, इसका भी मुख्य कार्य क्या होता है? जल का अवशोषण। जल का अवशोषण। पानी का अवशोषण यहां पर सभी के अंदर होगा, लेकिन मुख्य रूप से सबसे ज्यादा जो अवशोषण करने का काम करता है वो कौन करता है? आपका हेनले का लूप करता है। यानी हेनले का जो लूप है वो क्या करता है? सबसे ज्यादा पानी और नमक का अवशोषण करता है। पानी प्लस आपके नमक दोनों का अवशोषण करता है। और इसका निर्माण घनाकार उपकला से होता है। घनाकार उपकला उत्तक, उत्तक से बना होता है। आकृति इसकी क्या होती है? यू के समान होती है, जिसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। इसका काम भी क्या होता है? आपके जल और नमक का अवशोषण करना। इसके बाद आप प्रवेश करेंगे दूरस्थ कुंडली नलिका के अंदर, जिसका काम होता है डीसीटी। यहां पर लिख लीजिए आप डीसीटी। इसके माध्यम से आपके जितने भी विद्युत अपघट्य हैं, विद्युत अपघट्य जिनको अपने क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे हो गया आपका सोडियम, कैल्शियम, इसी प्रकार से आपके क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, जितने भी आपके विद्युत अपघट्य हैं, फास्फेट, पोटेशियम, इनका अवशोषण कहां पर किया जाता है? डीसीटी के अंदर। हालांकि इस पूरी जो प्रक्रिया है इन सभी के अंदर क्या है? लवण, खनिज तत्व, पानी, इन सभी का अवशोषण किया जाता है। लेकिन डीसीटी के अंदर सबसे ज्यादा विद्युत अपघट्यों का क्या है? अवशोषण किया जाता है। फिर ये सभी पदार्थ चले जाते हैं आपकी संग्राहक नलिका के अंदर, जहां पर आपका मूत्र का निर्माण होता है। और यहां पर भी क्या होता है? अगर पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो उस पानी को अवशोषित करने का काम किया जाता है। तो मुख्य रूप से आपकी किडनी का क्या काम करेगी? निस्यंदन, अल्ट्रा निस्यंदन, यह पुनः अवशोषण का काम करती है। सबसे पहले रक्त अभिवाही धमनी के माध्यम से ग्लोमेरुलस के अंदर प्रवेश करेगा, जहां पर आपका निस्यंदन का काम होगा। उसके बाद बोमेन कैप्सूल, जिसके अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम होगा, परानिस्यंदन। फिर आपकी समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर पुनः अवशोषण का काम, जिसको अपने अपोन बोलते हैं। और कई बार हमारी जब किडनी खराब होती है तो अपने क्या करते हैं? कृत्रिम रूप से अपोहन करते हैं। कृत्रिम अपोहन, आपने नाम सुना होगा डायलासिस। ये जो डायलासिस की प्रक्रिया है वो कहां पर होती है? आपकी पीसीटी के अंदर होती है, या फिर आपकी किडनी के अंदर होती है। अगर आपकी किडनी खराब हो जाती है तो उसके अंदर क्या करते हैं? अपने कृत्रिम रूप से भी क्या है? अपोहन की क्रिया होती है। फिर आपका लूप ऑफ हेनले, जहां पर पानी और नमक का अवशोषण किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया क्या है आपकी चलती है। ठीक है, चलिए भी आगे बढ़ते हैं। अपनों ने किडनी के बारे में पढ़ लिया, इसकी संख्या कितनी है, काम क्या करती है, और मुख्य क्या है आपका जो पेशाब का निर्माण किया जाता है। पेशाब, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा क्या है याद रखना पड़ेगा भी। पेशाब सबसे महत्वपूर्ण पर्सन। निर्माण कौन करेगी? आपकी निर्माण कौन करेगी?
आपकी किडनी। पेशाब के अंदर आपकी जो मात्राएं पूछी जाती है, पेशाब के अंदर जो आपकी मात्रा है, जल की मात्रा होती है, वो होती है 95%। इसके अलावा इसके अंदर यूरिया, जिसका निर्माण कौन करता है, आपका यकृत, लेकिन स्त्रावण पेशाब के माध्यम से बाहर करने का काम कौन करता है, वो करती है आपकी किडनी। यूरिया की मात्रा होती है 2 से 2.5%। बाकी ये 2.5% होती है, आप 2.5% लिख लो, कुछ जगह 2% भी लिखाता है, 2 से 5%। इसके अलावा अन्य जो 2.5% है, जिसके अंदर आपके कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जिसके अंदर नाइट्रोजन के अन्य यौगिक वगैरह हो गए, उनका भी क्या है, उत्सर्जन कर दिया जाता है। तो ये काफी बार पूछा जाता है, पेशाब के अंदर यूरिया की मात्रा कितनी होती है, 2-2.5%। और इसको क्या है, शरीर से तुरंत ही बाहर करना पड़ता है, क्योंकि यूरिया की भी एक विशेष बात है, यूरिया क्या है, थोड़े टाइम के बाद वापस अमोनिया के अंदर बदल जाती है। इसलिए आपने कहीं पर देखा होगा, ये जो सार्वजनिक शौचालय है वहां पर तीव्र गंध आती है, तो अमोनिया के, इसका कारण क्या है, आपकी अमोनिया है, तीव्र गंध। तो यदि पेशाब के अंदर तीव्र गंध आती है, ये भी नोट कर लो, पेशाब के अंदर यदि तीव्र गंध आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर आपकी अमोनिया की मात्रा क्या है, ज्यादा है, भी अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है। इसी प्रकार से आपका जो पेशाब है, उसका रंग कैसा होता है, भी पीला होता है, लेकिन किसके कारण होता है, यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है, यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। और इस यूरोक्रोम वर्णक का निर्माण कौन करता है, आपका यकृत करता है। और किस वजह से बनता है यूरोक्रोम, आपके हीमोग्लोबिन के नष्ट होने के कारण बनता है। तो इस यूरोक्रोम वर्णक के कारण आपके मूत्र का रंग कैसा होगा, पीला होगा। इसी प्रकार आपके मूत्र की जो पीएच है, उसके बारे में पूछा जाता है। औसत पीएच जो होती है वो 6 होती है, बाकी ये 4.5 से लेकर 8.5 तक चली जाती है, लेकिन आप 6 याद रख लेना। और कुछ जगह 4.8 भी आपको देखने को मिलेगा। वैसे 4 से 6 के बीच, यानी कि इसका स्वभाव कैसा हो जाएगा, भी ज्यादातर इसका स्वभाव कैसा होता है, अम्लीय स्वभाव होता है। 6 याद रख लेना या फिर 4.8, औसत वैल्यू याद रख लिया करो, ठीक है। तो पेशाब का निर्माण कौन करेगा, किडनी करेगी। जल की मात्रा 95%, यूरिया की मात्रा कितनी होगी, 2.5%। तीव्र गंध आएगी अगर उसके अंदर, तो इसका मतलब क्या है, अमोनिया की मात्रा बढ़ चुकी है। उसका रंग पीला किसके कारण होता है, यूरोक्रोम वर्णक के कारण। और यूरोक्रोम वर्णक का निर्माण, वर्णक का मतलब क्या होता है, वर्ण का मतलब ही होता है रंग प्रदान करना। इस यूरोक्रोम वर्णक का निर्माण कहां से होता है, यकृत से होता है। किस वजह से होता है, हीमोग्लोबिन के नष्ट होने के कारण क्या है, आपके पेशाब का निर्माण होता है। तो ये भी कई बार क्या है, पूछ लिया जाता है, तो हमें क्या है, थोड़ा सा भी ध्यान में रखना चाहिए। चलिए भी अब अपने पढ़ लेते हैं भी आपके जो इससे संबंधित रोग जो हैं, उत्सर्जन, यानी कि इनसे संबंधित जो रोग हैं, कई बार उनके बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। डिजीज कौन कौन सी हो सकती है, भी रोग आपके मूत्र से संबंधित कुछ मुख्य मुख्य रोग हैं, उनके बारे में अपने पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है, एक साथ याद रखने हैं। पहला आपको याद रखना है पोलीयूरिया, पोलीयूरिया। पोली, पॉलीमर के बारे में आपने सुना होगा, पोली का मतलब होता है बहुत, यानी पोलीयूरिया के अंदर क्या है, मनुष्य के अंदर मूत्र की मात्रा क्या है, बढ़ जाती है, यानी वो बार बार पेशाब करता है। और ऐसा किस वजह से होता है, ज्यादा चाय, कॉफी या फिर अल्कोहल के सेवन के कारण भी हो जाता है। और विशेष तौर पर सर्दियों के दिनों में यह समस्या ज्यादा आती है भी, ठीक है। पोलीयूरिया के अंदर क्या है, आपकी मूत्र स्त्रावण की मात्रा क्या है, बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से एक है आपका ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया, जिसका मतलब क्या है, मानव के द्वारा मूत्र स्त्रावण की मात्रा क्या है, घट जाना। और ये किस वजह से होता है, ये होता है आपका एडीएच हार्मोन के कारण। तो मूत्र से संबंधित आप हार्मोन भी भाई क्या है, आप यहां पर याद रख लेना, जिसको अपने बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वैसे ही इसको मैं आपको ग्रंथि के अंदर भी पढ़ा दूंगा।
एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या इसका दूसरा नाम होता है वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन हार्मोन। तो अपने इसके अंदर भी थोड़ा सा क्या है नोट कर लेते हैं। पेशाब की जो सांद्रता का निर्धारण है वो कौन करता है? आपका एडीएच हार्मोन, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको अपने वेसोप्रेसिन हार्मोन भी बोलते हैं। सांद्रता का निर्धारण, पेशाब की सांद्रता का निर्धारण, यानी पेशाब के अंदर जल का नियंत्रण करता है ये, जल का नियंत्रण। और ये जो आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, इसका स्रावण कहां से होता है? आपकी पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से होता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। ओलिगो यूरिया, जिसके अंदर क्या है, मूत्र स्रावण की मात्रा क्या है, घट जाएगी। और ऐसा किस कंडीशन में होता है? आपका एडीएच हार्मोन की वजह से भी क्या है, ये बहुत बार हो जाता है। जो आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, इसकी जो मात्रा है अगर कम हो जाती है तो क्या है, मूत्र ज्यादा आता है। और इसकी मात्रा ज्यादा स्रावित हो, एडीएच हार्मोन की मात्रा अगर ज्यादा स्रावित होने लग जाएगी, तब क्या है, आपकी मूत्र की मात्रा है वो घट जाएगी। यदि आपका जो एडीएच हार्मोन है इसकी मात्रा कम स्रावित हो तो मूत्र क्या है आपका ज्यादा स्रावित होने लगता है। ये बात भी थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। इसके बाद एक आता है आपका डिसयूरिया, डिसयूरिया, डिसयूरिया का मतलब है दर्दनाक पेशाब आना, दर्दनाक पेशाब। यानी आपके पेशाब के अंदर अगर आपको जलन हो रही है, दर्द हो रही है, तो आपको कौन सा रोग हो गया? डिसयूरिया हो गया है। इसी प्रकार से ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइको से आपको समझ आ गया हो गया, यानी जब आपकी यूरिया में, यानी आपका जो मूत्र है जिसके अंदर यूरिया है, इसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए, तब कौन सा रोग हो जाता है? ग्लाइकोसूरिया। और ये किसके अंदर होता है? मधुमेह के रोगी जो हैं, मधुमेह रोगियों में, जिनको डायबिटीज रोग होता है, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस, जिन व्यक्तियों को ये रोग होता है उनके मूत्र के अंदर क्या है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इसी प्रकार से एक याद रखना है आपको, हिमेटूरिया, हिमेटूरिया, हिम का मतलब क्या होता है? रक्त। तो आपके मूत्र के अंदर, मूत्र में जब हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, या फिर रक्त भी आ सकता है, सीधा रक्त की मात्रा बढ़ जाए, यहां पर मूत्र कर लोगे, तो ये सभी क्या है, आपके मूत्र से संबंधित रोग है। पोलीयूरिया हो गया, ओलिगोयूरिया हो गया, डिसयूरिया हो गया, हिमेटूरिया हो गया। इसी प्रकार से एक आता है आपका एनूरिया भी आता है। जब क्या है, एनूरिया, एनूरिया, इस रोग के अंदर क्या है, मूत्र का उत्पादन नहीं हो पाता है मानव शरीर में, मूत्र का उत्पादन नहीं। इसके अलावा सबसे प्रमुख जो रोग है जिसके बारे में परीक्षा में काफी बार पूछा जाता है, जैसे आपका पथरी, पथरी, पथरी का निर्माण किसके कारण होता है? तो आपको याद रखना है कैल्शियम ऑक्सोलेट, कैल्शियम ऑक्सोलेट व सिलिकेट लवणों के कारण। लगभग ये मान के चलो 80% जो पथरी का कारण बनते हैं वो यही बनते हैं, कैल्शियम ऑक्सोलेट, सिलिकेट व आपका यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल। लेकिन कई बार आपका जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर शरीर में ज्यादा है, कई बार 20% कारण ये भी क्या है, पथरी निर्माण में भूमिका निभाता है। पथरी कहां पर होती है? एक तो होती है आपकी आपकी वृक्क नलिका के अंदर,
वृक्क नलिकाओं के अंदर। इसी प्रकार से एक होती है आपकी पित्ताशय के अंदर, पित्ताशय के अंदर गाल ब्लैडर के अंदर भी कई बार क्या है आपकी पथरी का निर्माण हो जाता है। पित्ताशय के अंदर, पित्ताशय के अंदर यदि आपके पथरी का निर्माण हो जाता है, इस प्रक्रिया को अपने बोलते हैं लिंथोसिस, लिंथोसिस। और पित्ताशय की जो आपकी पथरी है उसको बाहर करने के लिए जब अपने सर्जरी वगैरह करवाते हैं उस प्रक्रिया को अपने बोलते हैं लिथोट्रोपिंग, लिथोट्रोपिंग। कई बार ये क्या है, इनके कण जो सूक्ष्म होते हैं तो स्वतः ही क्या है मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं, और कई बार क्या है इनकी मात्रा बड़ी होने के कारण हमें क्या है सर्जरी भी करवानी पड़ती है। तो पथरी भी इससे क्या है मूत्र से संबंधित आपका महत्वपूर्ण रोग है। किसके कारण होता है? कैल्शियम ऑक्सोलेट व कैल्शियम सिलिकेट लवणों के कारण होता है। सूत्र याद रखना चाहो तो याद रख लेना, CaC2O3, यह है कैल्शियम ऑक्सोलेट का सूत्र है आपका। और सिलिकेट के लिए अपने प्रयोग में लेते हैं HiO3, यह आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा भी। ठीक है, तो ये सभी थे आपके मूत्र से संबंधित रोग, और किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है वो काम करता है, हमारा जो मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो मैं आपको बता चुका हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अपने अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।